Good morning to all of you. This is Kundan Mishra before you. It's a fourth session of chemistry class. Today we will learn about combustion and flame. It means dahan or jwala. In the previous session we have learned about types of chemical reaction, and the last type is redox reaction. Redox reaction is also known as oxidation and reduction. Now, before starting the topic of combustion and flame, we learned the topic of redox reactions and the effect of redox reaction in the daily life. Let's start the topic. Effect of redox reaction. Our topic is effect of redox reaction. हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को पहले ही जान चुके हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ये क्रियाएं दोनों साथ साथ होती है। क्या ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया ये हमारे डेली लाइफ में भी हमें देखने को मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो इसके क्या प्रभाव हैं और ये कहाँ संपन्न होते हैं, आज उसकी कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इट मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी हम लोग इसे कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमें क्या इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, जिसे हम भोजन के पाचन के नाम से जानते हैं। यानी भोजन के पचने में रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन की क्रिया होती है, ये उसे फुलफिल करती है। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन पाचन में सहायक। दूसरा, भोजन का दुर्गंधित होना, कहने का मतलब है रैंसिडिटी ऑफ फूड, भोजन का दुर्गंधित होना, इट मींस रैंसिडिटी ऑफ फूड। तीसरा, कोरोजन, जिसे हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं। संक्षारण जो धातुओं की प्लेट पर जंग लगने की स्थिति को हम लोग कहते हैं, कोरोजन। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज कंब्यूशन। कंब्यूशन को हम लोग दहन के नाम से जानते हैं, यानी दहन की क्रिया। यानी अगर पूछा जाए एग्जाम में, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के क्या इफेक्ट हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, देन वी हैव टू रिप्लाई द main effect of redox reaction is digestion of food, rancidity of food, corrosion and combustion। भोजन का पचना, यानी भोजन पचने की क्रिया, हमारे शरीर में जो भोजन पचती है वो ऑक्सीकरण अवकरण की वजह से। दूसरी, भोजन में जो अगर बासी भोजन होती है उसे दुर्गंध आने लगती है, तो भोजन का सड़ना या भोजन का दुर्गंधित होना, रैंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोजन, जिसे हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं, अगर धातु की कोई प्लेट हवा के संपर्क में आती है तो उस पर एक परत बैठ जाती है, जिसे संक्षारण, धातु की परत का क्षय होना शुरू हो जाता है, उनका डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है। और जो चौथी चीज है वो है दहन, यानी कंब्यूशन। अगर हम लोग इसे हिंदी में कहें तो यहां हम कहेंगे भोजन का पाचन, यानी भोजन के पाचन में सहायक होता है। दूसरा हम क्या कहेंगे, भोजन का दुर्गंधित होना, अगर भोजन से महक आ रही है, भोजन बासी हो गई है उस स्थिति में। तीसरा, संक्षारण, जो धातुओं की प्लेट पर देखने को मिलती है। और चौथा, कंब्यूशन, जिसे हम लोग दहन के नाम से जानते हैं। यहां अगर हम एक एग्जांपल डाइजेशन का लेके चले तो डाइजेशन की प्रक्रिया में हम लोग जानते हैं कि जो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है या पौधों में जो भोजन बनता है उसका मुख्य जो स्रोत होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किससे फिर अभिक्रिया करता है, तो ग्लूकोज जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे भोजन से, भोजन हमारा क्या है, तो भोजन हमारा ग्लूकोज है, या इसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो ये इसे अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करने के बाद ये टुकड़ों में बंटती है। ये किस चीज में बंटती है, तो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, प्लस 6H2O प्लस जल का निर्माण होता है, प्लस ऊष्मा भी बनती है और प्लस
ऊर्जा की भी निर्माण हो पाती है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये ऑक्सीजन यहाँ भी क्रिया करता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन CO2 ऑक्सीजन का संयोग होना या फिर हाइड्रोजन का संयोग होना, ऑक्सीकरण अवकरण हमें देखने को मिल पा रहा है। तो ये स्थिति हम देख पा रहे हैं कि भोजन पचना, भोजन से जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जब भोजन डाइजेस्ट होता है तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि भोजन पचेगी, किस वजह से? तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। जो दूसरी चीज है भोजन का दुर्गंधित होना, रेंसिडिटी। भोजन को अगर खुले अवस्था में ज्यादा दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर की जो वसा और अम्ल की परत होती है वो धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो जाती है। वसा और अम्ल की परत के हटने के बाद वो भोजन से दुर्गंध आना शुरू होता है, मतलब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आना और ऑक्सीकरण अवकरण की स्थिति को स्पष्ट करती है, जिस वजह से भोजन का दुर्गंधित होना शुरू हो जाता है, भोजन बासी होती है और उससे महक आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पूछा जाता है कई बार कि भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए हम किन किन तरीकों का उपाय कर सकते हैं। तो भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है जिसे हम फ्रीज के नाम से जानते हैं, तो उस फ्रीज का भी प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करना, रेफ्रिजरेटर में भोजन को रखने के बाद उसका ऑक्सीकरण अवकरण नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो भोजन लंबे समय तक बच जाता है। तीसरी चीज, हम कोई ऐसा बर्तन लेते हैं जिससे हवा निकाल दिया जाता है या जिसमें हवा का प्रवेश नहीं हो पाता है, यानी हम वैक्यूम यूटेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। वैक्यूम यूटेंसिल्स मतलब ऐसा बर्तन जिसमें हवा का संपर्क न हो और उस भोजन का ऑक्सीकरण अवकरण न हो सके, तो भोजन हमारा वहां सुरक्षित रह सकता है। यानी एक क्वेश्चन यहां से भी क्रिएट होता है, भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए, भोजन की सड़न से बचाने के लिए हम किन किन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला करके, एंटीऑक्सीडेंट मिला देने से उसका ऑक्सीकरण अवकरण नहीं हो पाता है। दूसरा, उसे हम रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में रख देते हैं, उससे भी हवा के संपर्क में नहीं आ पाता और ऑक्सीकरण अवकरण नहीं हो पाता। और जो तीसरी चीज है वो अभी हम लोग चर्चा किए हैं, वैक्यूम यूटेंसिल, यानी एक ऐसे बर्तन का प्रयोग करना जिसमें हम अगर उस भोजन को रखें तो वहां हवा का संपर्क ही नहीं हो, उससे सारी हवा को निकाल लिया जाता है और हवा फिर वहां वापस उसके संपर्क में नहीं आ पाती, जिससे वहां क्या नहीं हो पाता, तो भोजन का सड़न नहीं हो पाता। तीसरी चीज कोरोजन। कोरोजन को हम लोग संक्षारण के नाम से जानते हैं और संक्षारण की जो स्थिति होती है वो हमें मेटल पर देखने को मिलती है। मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। जो धातु, मेटल को जिसे हम धातु कहते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये जितने भी चीज हैं ये धातु हैं, इसका कोरोजन होता है, संक्षारण होता है। ये वायु के संपर्क में आने पर इनके ऊपर एक परत जम जाती है जिससे उनका डिप्लीशन शुरू हो जाता है। और जो चौथी चीज है कंब्यूशन। कंब्यूशन इट मींस दहन। दहन भी ऑक्सीकरण अवकरण की स्थिति में होती है। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम दहन के बारे में ही चर्चा करेंगे कि दहन में क्या क्या चीज हमें देखने को मिलती है। दहन को इंग्लिश में हम कंब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो अगर दहन का परिभाषा पूछा जाए तो क्या कहेंगे, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है और उससे ऊष्मा तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है जिससे ऊष्मा तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे हम दहन के नाम से जानते हैं। दहन और ज्वाला। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंब्यूशन एंड फ्लेम। कंब्यूशन एंड फ्लेम यानी कंब्यूशन को कहेंगे हम लोग दहन और फ्लेम को कहते हैं ज्वाला। तो आज हम दहन और ज्वाला के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दहन का डिफिनेशन दे दें तो वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर क्या उत्पन्न करता है,
तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा प्लस प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम लोग किस नाम से, तो दहन के नाम से जानते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। जैसे एक कार्बन है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, जलने के बाद इसका निर्माण हो गया CO2। CO2 के बाद हमें प्राप्ति हो रही है ऊष्मा की, और ऊष्मा के बाद हमें प्राप्ति हो रही है प्रकाश की। तो कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसके साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हुई और प्रकाश भी उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं। सल्फर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम SO2 प्लस इसके साथ ऊष्मा भी और प्रकाश की भी उत्पत्ति होती है। यानी किसी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के बाद, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वह जलता है तो उससे ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग दहन के नाम से जानते हैं। ये दहन का डिफिनेशन हो गया। अब इसके बाद इसमें चर्चा की जाती है दहन के बाद दहनशील और अदहनशील, दो और टॉपिक को आज हम लोग देखते हैं। दहनशील का मतलब क्या होता है, वह पदार्थ जो जल सके, यानी दहनशील को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कंब्यूस्टिबल यानी वह पदार्थ जो जल सकता है। जैसे कार्बन क्या हुआ अभी हमने देखा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला। मैग्नीशियम क्या होगा, जलेगा। सल्फर क्या होगा, जलेगा। तो वह पदार्थ जो जल सकता है उसे हम कंब्यूस्टिबल पदार्थ के नाम से जानते हैं, दहनशील पदार्थ। और वह पदार्थ जो नहीं जल पाता, अदहनशील, यानी उसे हम नॉन कंब्यूस्टिबल के नाम से जानते हैं। अब जब नॉन कंब्यूस्टिबल की हम लोग चर्चा कर लें तो उसमें हम लोग लेते हैं ब्रिक्स। ईंट को कभी हम लोगों ने जलते नहीं देखा। फिर हम लोग ले लिए स्टोन को भी हम लोगों ने कभी जलते नहीं देखा। फिर हम लोग ले लिए सैंड, बालू, जो जलते नहीं देखा। तो वह पदार्थ जो नहीं जल पाता उसे हम अदहनशील नॉन कंब्यूस्टिबल के नाम से जानते हैं, और जो पदार्थ जल जाता है उसे हम कंब्यूस्टिबल के नाम से जानते हैं, दहनशील पदार्थ, जैसे कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके बाद हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कि दहन के लिए, कंब्यूशन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। फिर हम फ्लेम के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आप पसंद आया हो ये वीडियो तो आप इसे लाइक करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।